इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। स्वाति एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी स्वाति से उसकी क्लास में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि स्वाति का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। स्वाति, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगी ही नहीं। तू तो काली है काली, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। स्वाति के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत दुखी होती थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वाति का भी मन था वो 15 अगस्त के समारोह में भाग ले। स्वाति घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलेगी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ? मैम, कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती। सॉरी, और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था। तुम इन सबसे बिल्कुल अलग लगोगी। स्वाति उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। स्वाति घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में भी नहीं चुना। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वे भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, उसके अच्छे व्यक्तित्व से होती है। इसलिए कभी भी अपने रंग को लेकर निराश नहीं होना। स्वाति अपनी माँ की बात को समझ जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुँचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की छत पर किया जा रहा था। प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे, टीचर सब आ चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। स्वाति भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी टीचर उसे आवाज देती है। देखो स्वाति, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाती है। आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं, अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है। बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वाति की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। अचानक स्वाति की नजर गिरते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है। स्वाति दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। स्वाति को ऐसा करते देख स्पोर्ट टीचर भी स्टेज पर भागता है और स्वाति की मदद करता है। स्वाति के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग स्वाति के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हो, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आज तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में
इतना साहस कहाँ से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्राची मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्राची मैम की बातें याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उनसे सीखा। मिस प्राची, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश स्वाति बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से चेक करूंगी, ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद स्वाति के साथ रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर स्वाति के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ स्वाति को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार की खुशी में मिठाई और टॉफियां बांटी जाती हैं। क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक डेस्क पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा अकेली ही बैठी हुई है क्योंकि उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। पूजा काली है, इसीलिए इस स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है। इतने में ईशा नाम की एक लड़की क्लासरूम के अंदर आती है। अरे बाप रे, आज तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। अरे ईशा, मेरे बगल वाली जगह खाली है ना, आना मेरे पास आकर बैठ जा। नहीं नहीं, तू तो इतनी काली है। माँ कहती है तुझसे बात करने से भी मैं काली बन जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। पूजा को बहुत बुरा लगता है। उसे हर रोज यही सब सुनना पड़ता है, इसीलिए उसे स्कूल आने का भी मन नहीं करता। पूजा रोते हुए घर लौटती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे इस स्कूल में नहीं जाना। सब लोग मुझे काली काली बोलकर चिढ़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। अरे तू चिंता मत कर बेटी, तेरे पापा का ट्रांसफर हुआ है। हम यहाँ से चले जाएंगे और नए शहर जाकर तेरा एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। पूजा ये सुनकर बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में सभी उससे अच्छे से बात करेंगे, सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। अगले ही महीने पूजा अपने माता पिता के साथ एक नई जगह चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। पूजा एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, मगर पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे और भी बुरे तरीके से पूजा से बात करने लगते हैं। अरे वो देख, वो नई लड़की कितनी काली है। अरे बाप रे, ये तो अमावस है। अमावस ये यहाँ क्यों आई है? इसे देखने से ही लगता है कि आज का दिन खराब होने वाला है। हे भगवान, ये तो कितनी डरावनी दिखती है। अगर कोई छोटा बच्चा इसे रात को देख ले तो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। और तभी क्लास में सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है और कहती है, बच्चों, आज आप लोगों को आज सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। सब बच्चे टेस्ट के लिए तैयार रहो। अरे यार, सरप्राइज टेस्ट बोला था ना मैंने, आज का दिन खराब ही जाएगा। ये काली लड़की तो मनहूस है, मनहूस। तब टीचर पूजा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, टेस्ट से पहले इस नई लड़की से मिलो। इसका नाम पूजा है। कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? मगर कोई हाथ नहीं उठाता। क्लास के एकदम सामने के डेस्क में एक गोरी लड़की बैठी थी। उसका नाम प्रीति है। वो कहती है, मैडम, इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा? प्रीति की इस बात से पूजा को बहुत बुरा लगता है। क्या इस स्कूल में भी सभी पूजा से ऐसे ही बात करेंगे, काली काली बोलकर चिढ़ाएंगे? पूजा ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रीति पूजा के पास आती है और कहती है, अरे अरे, देखो तो इस काली चुड़ैल को। किसने एडमिशन दिया तुझे इस स्कूल में? अब स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। सभी कहेंगे कि एक काली भूती पढ़ती है इस स्कूल में। ये क्या कह रही हो तुम? मैं काली हूँ इसलिए स्कूल का नाम खराब होगा? क्यों, काली होना कोई गुनाह है क्या? अरे बाप रे, अब तो तू जुबान भी लड़ाने लग गई। ओए, अगर तू मुझसे ऐसे बात करेगी ना तो मैं एक चुटकी में तुझे इस स्कूल से निकाल दूंगी। ये स्कूल मेरा है, मेरे पापा का। मुझसे जबान संभाल कर बात करना, समझी? प्रीति पूजा को धमकी देकर चली जाती है। इसके बाद से प्रीति हर रोज पूजा के ऊपर अत्याचार करती रहती है। क्लासरूम में घुसते ही पूजा का बैग लेकर खुद का डेस्क साफ करती है। टिफिन भी पूजा को क्लास में बैठकर खाने नहीं देती और उससे कहती है, ए पूजा, यहाँ क्लासरूम के अंदर बैठकर खाना नहीं खा सकती तू। तेरा ये काला मुंह देखकर खाना नहीं खाया जाएगा हमसे। पूजा हर रोज लंच के समय बाथरूम में चली जाती, वहाँ बैठकर खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती रहती।
हे भगवान, आपने मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यहाँ कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं क्या इतनी बुरी हूँ भगवान? ऐसे ही पूजा के दिन बीतते जाते हैं, मगर एक चीज में पूजा सबसे तेज है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जनरल नॉलेज तो कमाल का है उसके पास। क्लास में टीचर कोई भी सवाल पूछे, पूजा सबसे पहले जवाब देती है। ऐसे ही फाइनल परीक्षा आ जाती है और पूजा मन लगाकर परीक्षा देती है। हेड टीचर के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं कि पूजा सबसे ज्यादा नंबर लेकर क्लास में फर्स्ट आई है। हेड टीचर को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इस स्कूल के मालिक हैं जायसवाल जी। उनकी बेटी प्रीति हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। कोई और फर्स्ट हो गया तो जायसवाल जी गुस्सा हो जाएंगे। हेड टीचर जायसवाल जी को कॉल करके सब कुछ बताते हैं। जायसवाल जी गुस्से से कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा। और हर साल स्कूल के मैगजीन में क्लास में फर्स्ट आने वालों की तस्वीर छापी जाती है। उसमें एक काली लड़की की तस्वीर छपेगी क्या? क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? अब आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं। वो पूजा का नंबर काट देते हैं और प्रीति का नंबर बढ़ाकर उसे फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आते हैं। क्लास में जब रिजल्ट सबके सामने आता है तो पूजा हेड टीचर के पास जाकर कहती है, हेड टीचर, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी, मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? वो प्रीति तो परीक्षा में चीटिंग कर रही थी, उसे सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? अब जो है वो है, हार मानना सीख लो पूजा। पूजा वहाँ से चली जाती है। तभी वो सुनती है कि प्रीति उसके दोस्तों को सब कुछ सच सच बता रही है कि कैसे पूजा के नंबर कम करवाए हैं उसके पापा ने। ये सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। पूजा घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ, माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, माँ, कोई भी नहीं। मैं तो करती हूँ ना बेटी, और तो कोई नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है। परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के बावजूद मेरे नंबर कम किए गए हैं। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। पूजा 2 दिन स्कूल नहीं जाती है, कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इतने में इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। पूजा के स्कूल से प्रीति कंपटीशन में भाग लेने जाती है। ये कंपटीशन स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है, मगर प्रीति किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती है। हर एक प्रश्न का गलत उत्तर देती है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं। कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है और उसमें प्रीति का स्कूल सबसे पीछे होता है। हेड टीचर जायसवाल साहब के पास आते हैं और कहते हैं, जायसवाल सर, लगता है हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। नहीं, मेरा स्कूल नहीं हार सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें इस कंपटीशन में जिताइए। हेड टीचर तभी गाड़ी लेकर पूजा के घर पर जाते हैं। पूजा, जल्दी चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हेड टीचर आप? हाँ सर, चलिए। हेड टीचर पूजा को लेकर कंपटीशन में जाते हैं। प्रीति को हटाकर पूजा भाग लेती है और एक के बाद एक सही उत्तर देकर वो अपने स्कूल को इस कंपटीशन में जितवा देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जायसवाल साहब खुद पूजा के पास आते हैं और कहते हैं, पूजा बेटी, हम सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम सब शर्मिंदा हैं। हाँ पूजा, मैं भी शर्मिंदा हूँ। तुम भी असली शान हो हमारे स्कूल की। हाँ पूजा, मुझे आज पता चल गया है कि बाहर की खूबसूरती से कुछ भी नहीं होता। आज से तू मेरी दोस्त है। सच में प्रीति? हाँ रे पगली, सच में। ये बोलकर प्रीति पूजा को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है। पूजा को क्लास टॉपर घोषित किया जाता है। क्लास के सारे बच्चे पूजा के दोस्त बन जाते हैं और प्रीति पूजा की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। पूजा को सब कुछ मिल जाता है। वो ऐसी ही खुशी से जिंदगी बिताने लगती है। गांव में 2 भाई कमल और मदन रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कमल का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वही मदन का रंग सांवला था। वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था। दोनों ही अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उन दोनों की शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती है और बोलती है, कमल, मदन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी।
माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। पर अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर कमल और मदन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुषमा अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। कमल की पत्नी अंजलि सुंदर और अमीर थी, वहीं मदन की पत्नी नैना काली और सुशील थी। लेकिन सुषमा को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए सुषमा अपनी बहू अंजलि से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन नैना से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन अंजलि अपनी देवरानी नैना से बोलती है, नैना तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती हूँ। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है और नैना घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास नैना को आवाज लगाती है, अरे नैना बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नैना सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही सुषमा खाना खाती है तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे नैना कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, खाने में कितना नमक और मिर्च भरी हुई है। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी नैना सास की जरी कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और दोबारा खाना बना कर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब मदन आता है तो वो नैना को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अब अरे नैना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मदन जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? तुम परेशान मत हो अंजलि, भाभी है ना, वो संभाल लेगी 2-3 दिनों के लिए घर। नैना और मदन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें अंजलि सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है। मम्मी जी, कमल जी, कहाँ है आप लोग? अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अंजलि की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और सुषमा उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूंगी। मुझे तो यहाँ नौकर बनाकर लाया गया है। अरे अंजलि भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कमल जी आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। अंजलि बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गवार, ऊपर से जब से ये कल्लू इसे मिली है तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। घर में लड़ाई हो जाती है। सुषमा जैसे तैसे करके अपनी बहू अंजलि को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि और सुषमा का अत्याचार नैना पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी सुषमा और अंजलि उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। सुषमा की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक दिन सुषमा बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सुषमा का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को सुषमा को प्यास लगती है। वो अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाती है, बेटा अंजलि, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं नैना तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। अंजलि के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की आवाज सुनकर नैना उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। नैना उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर सुषमा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए नैना से कहती है, नैना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है।
मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती। उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। नैना अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 6 साल की एक अपाहिज लड़की है। उसकी माँ कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। सुनीता के पिताजी बनवारी लाल को सिर्फ 2 ही काम आता था, एक तो पूरे दिन शराब पीना और दूसरा अपनी पत्नी कमला को मारना पीटना। शाम का समय है। बनवारी लाल अपने घर की चौखट पर बैठकर शराब पी रहा है। सुनीता सब्जी काट रही है, तभी उसकी माँ कमला बाहर से आती है। आ गई तू? आज बहुत देर कर दी आने में। देर कहाँ हुई है, हर दिन इसी समय पर तो आती हूँ। सुनीता की बात सुनकर बनवारी लाल गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींचकर मारता है। तू ज्यादा जवान में लड़ा मुझसे, नहीं तो 1 मिनट में तेरी सारी एक्टिव मिट्टी में मिला दूंगा। और क्या आता है तुम्हें? तो फिर बोल रही है, आज तो तेरे पगार का दिन था। चल सारे पैसे निकाल। सारे पैसे दे दूंगी तो आप सारे पैसे शराब में उड़ा देंगे, फिर घर का राशन पानी कैसे आएगा? लोग सही कहते हैं, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहकर बनवारी लाल फिर से कमला की पिटाई करने लगता है। सुनीता अपनी माँ को बचाने के लिए आती है, लेकिन बनवारी लाल उस बेचारी पर भी दया नहीं करता और उसे जोर से धक्का मार देता है। उसके सिर से खून बहने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर वो कमला के सारे पैसे छीनकर बाहर निकल जाता है। कमला तुरंत जाकर 1 गिलास पानी लाती है और सुनीता के ऊपर छींटे मारती है। सुनीता, ए बेटी सुनीता, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो ना बेटा, बेटा आंखें खोलो ना। थोड़ी देर में सुनीता अपनी आंखें खोलती है। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। तुझे क्या जरूरत थी बेटी बीच में आने की? तुझे पता है ना तेरे पिताजी को नशे में कुछ पता नहीं चलता। हाँ? माँ, पिताजी शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तो थक गई बेटी उन्हें कहते कहते, लेकिन दिक्कत ये है कि अब वो शराब को नहीं पी रहे हैं, शराब उन्हें पीने लगी है। वो शायद अब इसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे। उन्हें इसकी जरूरत हमसे ज्यादा है बेटी। एक दिन की बात है, सर्दियों का समय था। कमला जब शाम को घर लौट कर आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। उस दिन वो आते ही बिस्तर पर लेट गई और जोर जोर से कांपने लगी। क्या हुआ माँ? माँ, तुम कांप क्यों रही हो? कमला ने सुनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना माँ। बाबा, बाबा, देखिए ना, माँ कुछ नहीं बोलती है अब। माँ, क्या हुआ है तुमको? माँ। सुनीता की बात को अनसुनी कर कमला चुपचाप आंखें मूंदे दूसरी दुनिया के सफर पर निकल गई थी। कभी खाली पेट तो कभी भूखे पेट, गर्मी सर्दी या बरसात, बिना थके बिना रुके काम करने और ऊपर से पति की पिटाई ने कमला को भीतर से कमजोर कर दिया था। वो घुट रही थी हर दिन हर पल, और उस दिन उसने सभी चीजों से मुक्त कर लिया अपने आप को और चल दी अनंत यात्रा पर। कमला की चिता जल रही है। शमशान में बनवारी लाल अपनी बेटी सुनीता के साथ खड़ा है। सुनीता लगातार रोई जा रही है। हो गया ना, अब कितना रोएगी? जाने वाले तो गए, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू रो रही है या हंस रही है। बनवारी लाल को कमला के जाने का जरा भी गम नहीं था। उसे तो बस चिंता थी कि अब उसकी शराब की जरूरत कैसे पूरी होगी। इस सवाल का जवाब भी उसे एक शाम मिल गया, जब उसने रास्ते में एक बच्चे को भीख मांगते देखा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो सुनीता से भीख मंगवाएगा। अगले दिन ही उसने अपनी छोटी सी बेटी को भीख मांगने के लिए भेजना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो ना भैया, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी दे दो ना भैया,
कल से कुछ नहीं खाया है। सुनीता पूरा दिन भीख मांगती। उसमें से अधिकतर पैसे बनवारी लाल की शराब की भेंट चढ़ जाते। जिस दिन शराब खरीदने लायक पैसे सुनीता लेकर नहीं आती, वो बेचारी अपनी माँ की तरह ही पिटाई खाती। इस बीच समय पंख लगाकर उड़ता रहा। सुनीता 18 साल की हो गई। अब वो एक होटल में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक रात जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बाबा घर से कुछ दूरी पर गिरे पड़े थे। बनवारी लाल नशे में अक्सर कहीं भी सो जाया करता था। कई बार तो सुनीता उन्हें बाहर से बहुत मुश्किल से टांग कर लाया करती थी, लेकिन उस दिन जब उसने उन्हें उठाया तो वो पूरी तरह से बेहोश थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। बाबा के मुंह से खून कैसे निकल रहा है? बाबा, बाबा उठो ना बाबा, क्या हुआ है बाबा? बनवारी लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मोहल्ले के रहीम चाचा ने सुनीता को देखा। उन्होंने तुरंत अपने हाथ रिक्शे में उन्हें डाला और पास के सरकारी अस्पताल में ले गए। इन्हें अभी आईसीयू में डालना होगा। इनकी हालत बहुत सीरियस है। आईसीयू में? शराब पी पीकर इन्होंने अपना लिवर पूरी तरह खत्म कर लिया है। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, वो भी 48 घंटे के अंदर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पैसे कितने खर्च करने होंगे डॉक्टर साहब? 5 लाख। सुनीता ने जब इलाज का खर्चा 5 लाख सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम वो कहां से लाएगी। वो अपने सेठ के पास उसी समय गई जिनके होटल में वो काम करती थी। उसने सारी बात उसे बताई और उससे पैसे मांगे। 5 लाख? इतने पैसे कौन देगा तुम्हें? सेठ, मैं एक एक पाई चुका दूंगी। तू खुद को गिरवी भी रख देगी तो भी इतने पैसे तुझे कोई नहीं देगा। सुनीता निराश होकर वहाँ से अपने घर वापस लौट रही थी। तभी एक रेड लाइट के पास वो खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आगे अपने बाबा का चेहरा घूम रहा था। माँ के जाने के बाद पूरी दुनिया में एक वो ही उसके अपने थे, चाहे जैसे भी थे। वो उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी जान कैसे बचेगी? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? ये सवाल बार बार उसे किसी सुई की तरह चुभ रहा था। माँ सही कहती थी, बाबा अब शराब को नहीं पी रहे, बल्कि शराब उन्हें पी रही है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी एक बड़ी सी कार उसके आगे आकर रुकी। उसमें बैठे आदमी दिवाकर ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। चलने का है क्या? कहाँ चलना है साहब? तुझे नहीं पता कहाँ चलना है? सुनीता बहुत भोली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लंबी सी कार में बैठा वो आदमी उसे कहाँ चलने के लिए कह रहा है। दिवाकर भी उसे कुछ और ही समझ रहा था। अरे पैसे बता, नाटक मत कर। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख चाहिए बाबूजी। 5 लाख? अरे पागल तो नहीं हो गई तू? बाबूजी 5 लाख दिला दो, जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उनकी जान बचा लीजिए, उनकी जान बचा लीजिए। ठीक है, मैं दिलवा दूंगा पैसे तुझे। बस तुझे मुझे और मेरे जानने वाले लोगों को जब चाहूंगा खुश करना होगा, कभी भी किसी भी वक्त। सुनीता बिक गई। अपने बीमार पिता की खातिर उसने सबसे बड़ा सौदा कर लिया, अपनी आत्मा का सौदा। बनवारी लाल का इलाज हो गया। 1 महीने बाद वो अस्पताल से वापस लौट आया। उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी ने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। लेकिन अस्पताल से वापस लौटने के बाद भी उसके ढंग नहीं बदले। 1 सप्ताह बाद ही वो शराब की एक बोतल ले आया। सुनीता ने जब ये देखा तो उनके हाथ से शराब की बोतल छीन ली। नहीं बाबा नहीं, मैं इस जहर को अब आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी। तू क्या सोचती है, मैं बीमार हो गया तो कमजोर हो गया? दूर हट, नहीं तो इतना मारूंगा कि खून के आंसू रोएगी। आप जान से भी मार दो बाबा, लेकिन मैं आपको ये बोतल नहीं दूंगी। ये सुनकर बनवारी लाल को बहुत गुस्सा आया। उसने सुनीता को जोर का धक्का मारा। वो नीचे गिर गई। उसके बाद उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे जैसे ही मारना चाहा, वहाँ दिवाकर आ गया और उसकी बेल्ट पकड़ ली। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? भागो यहाँ से। एक थप्पड़ मारूंगा ना बेवड़े तो जमीन चाटने लगेगा। मुझसे पूछता मैं कौन हूँ? पूरे 5 लाख में तेरी बेटी को खरीदा मैंने। आज की जरूरत है फिर से मुझे, इसीलिए यहाँ आया हूँ। दिवाकर जी, अभी आप यहाँ से जाइए।
अरे यहाँ से ऐसे कैसे चला जाऊं? हैं? यही डील हुई थी ना तेरी और मेरी उस दिन, जब तेरा ये बेवड़ा बाप अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और तुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। हैं? अब तू मेरी है, मेरी, समझी क्या? बनवारी लाल ने जब ये सब सुना तो उसके होश उड़ गए। शर्म के मारे वो अपनी बेटी से नजर नहीं मिला पा रहा था। ये तूने क्या किया बेटी? मेरे जैसे निर्दयी और जालिम के लिए खुद को बेच दिया। अरे मर जाने देती मुझे तो कीड़े पड़ने चाहिए, कीड़े। अपनी शराब की लत में बीवी की जान ले ली और बेटी का सौदा कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। आज के बाद शराब की इस बोतल की जगह घर में नहीं, कचरे के डिब्बे में होगी। अरे ये सब नाटक बंद करे। सुनीता, तू चल मेरे साथ। इसके बाद दिवाकर सुनीता को खींच कर ले जाने लगा। ये देखकर बनवारी लाल ने उसी बेल्ट से दिवाकर की पिटाई शुरू कर दी। यहाँ से भाग जा तू। अब तो किसी बेवड़े से नहीं, बेटे के बाप से उलझ रहा है। अगर नहीं भागा यहाँ से तो तेरी जान लेने से भी मैं नहीं छूंगा। बनवारी लाल का रौद्र रूप देखकर दिवाकर ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। अपने पिता के इस बदले रूप को देखकर सुनीता की आंखें भर आईं और उसने उन्हें गले से लगा लिया। बाबा, काश आज माँ जिंदा होती, वो देख सकती कि मेरे बाबा ने अपनी सबसे बड़ी बुराई का त्याग कर दिया। बनवारी लाल बदल गया था। उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। अब सुनीता काम पर नहीं जाती थी। उसके